अस्सलाम वालेकुम बेटा टॉपिक हम पढ़ चुके थे न्यूटन लॉ से मुतालिक। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फिर हम न्यूटन सेकंड लॉ की एक नई फॉर्म भी हमने देखी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और फिर किस तरह से इम्पल्स हमने वहाँ से फाइंड किया था। तो आज उनसे रिलेटेड जो हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ आती हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो बेटा मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी इनसे रिलेटेड तमाम तर क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। मेरा मकसद यही है कि वो बुनियाद आपको फराहम कर दूँ जिन बुनियादों पर फ़िज़िक्स के अंदर एमसीक्यूज़ बनती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द टर्म अनर्शिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। अनर्शिया की टर्म पहली दफ़ा किस साइंटिस्ट ने इस्तेमाल की थी? बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, गलीलियो। ये वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने अनर्शिया की टर्म इस्तेमाल कराए थे। सेकेंड एमसीक्यूज़ है, अनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विर्चू ऑफ विच द बॉडी इज़। अनर्शिया किसी भी जिस्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत जिस्म क्या करता है। ए ऑप्शन है, अनएबल टू चेंज बाय इट्स सेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, के ज़ाती तौर पर कोई भी जिस्म अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलने की हालत में नहीं होता। ये डिफ़ाइन कर रहा है इनर्शिया को। बी ऑप्शन है, अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि जिस्म अपनी यूनिफॉर्म मोशन की हालत को बदलने के काबिल नहीं होता या अनएबल होता है। अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये जिस्म हमेशा अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को बदलने से कासिर होता है। डी ऑप्शन है, अनएबल टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ये डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है कि अनर्शिया किसी भी जिस्म की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत ये हमेशा मुखालफत करता है उस जिस्म की स्टेट ऑफ रेस्ट में तब्दीली के ख़िलाफ़ या उसकी यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के ख़िलाफ़ क्या करेगा, मुज़ाहमत करेगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। थर्ड एमसीक्यूज़ है, अ पैसेंजर गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। एक हरकत करती हुई बस के अंदर पैसेंजर्स जो हैं ये क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। फॉल्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बस, नीचे उतरते हुए पैसेंजर्स एक हरकत करती हुई बस की, हमेशा याद रखिएगा, उसी बस की मोशन के अंदर ही गिरते हैं। इसकी वजह क्या है? दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, ये एग्जाम्पल किस चीज़ की है? सेकंड लॉ की है, थर्ड लॉ की है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है या इनर्शिया ऑफ द मोशन है? ये किसकी एग्जाम्पल है बेटा? हमेशा याद रखिएगा ये इनर्शिया ऑफ मोशन की एग्जाम्पल है कि हमेशा अगर जिस्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हरकत कर रहा है तो आप उसकी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को बदलने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा आपकी मुखालफत करेगा। तो पैसेंजर चलती हुई बस के अंदर मौजूद थे तो उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बदलने की कोशिश की है, तो इसीलिए वो डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ फॉल कर गए हैं। ये थर्ड एमसीक्यूज़ थे। फोर्थ एमसीक्यूज़ है बेटा, अ बॉल इज़ ट्रैवलिंग विद अ यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन, दिस मीन्स। एक बॉल यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन के साथ मूव कर रही, इसका मतलब क्या है? पहला ऑप्शन है, इट इज़ एट रेस्ट, ये रेस्ट की हालत में है। बी ऑप्शन है, पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और अ कर्व्ड एंड द बॉल ट्रेवल्स विद द यूनिफॉर्म स्पीड। बी ऑप्शन है कि जिस्म बॉल जो है ये स्ट्रेट लाइन या कर्व पाथ के ऊपर मूव करेगी लेकिन इसकी स्पीड यूनिफॉर्म होगी। सी ऑप्शन, ऑल द पार्ट्स हैव सेम स्पीड एंड वेलोसिटी इज़ कांस्टेंट, तमाम तर बॉल के पार्ट्स वो एक जैसी स्पीड के साथ हरकत कर रहे होंगे तब इस बॉल की जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट रहती है। डी ऑप्शन, सेंटर ऑफ द बॉल मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी एंड बॉल स्पिन्स अबाउट इट्स सेंटर यूनिफॉर्मली। डी ऑप्शन के अंदर कि जिस एक बॉल जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द स्पिन करती है और इसीलिए ये कांस्टेंट स्पिनिंग मोशन के साथ हरकत करती है। तो बेटा जब भी बॉल या कोई भी जिस्म ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होता है तो हमेशा याद रखिएगा ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर उस जिस्म के हर पार्ट की जो मोशन है इसके दौरान उसकी स्पीड हमेशा सेम रहती है। अगर स्पीड सेम है तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। फिफ्थ एमसीक्यूज़ है बेटा, एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज। पीएमसी की एमसीक्यूज़ है बेटा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्सेलरेट भी कर रहा हो और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये दो कंडीशंस हमने बतानी हैं।
एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चुनना है हमने यहाँ ऑप्शंस के अंदर। कांस्टेंट मूविंग कार, एक कार है जो मूव कर रही है, इसकी स्पीड जो है ये कांस्टेंट है। बी ऑप्शन है मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन हरकत करती जा रही है, तो क्या ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा जिसकी जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट हो। सी ऑप्शन फ्री फॉलिंग बॉडी ऑन द अर्थ। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सी ऑप्शन बेटा करेक्ट है कि जब भी जिस्म फ्री फॉल के अंदर आता है ज़मीन के, तो यहाँ से गौर करें एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ज़ाहिरी सी बात है जिस्म के पास एक्सेलरेशन होता है तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी एक्सेलरेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। और चूंकि फ्री फॉल के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो एक कांस्टेंट होता है, तो इसीलिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हासिल कर लेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपके पास। 6 MCQs है बेटा। पैसिव फोर्स अराइजेज इन, एक सूडो फोर्स जो है ये अराइज किस केस के अंदर होती है बेटा? इसे पैसिव भी कहते हैं और सूडो फोर्स भी कहते हैं, आप जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं, जो भी प्रोनाउंस करना चाहें। PMC के MCQs है बेटा। पहला ऑप्शन है इनर्शियल फ्रेम, बी ऑप्शन है कांस्टेंट मूविंग फ्रेम, सी ऑप्शन है रेस्ट फ्रेम, डी ऑप्शन है एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो डी ऑप्शन बेटा करेक्ट है। हमेशा एक एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पैसिव फोर्सेस जो हैं एक जिस्म के ऊपर वो एक्ट करती हैं। 7th MCQs है द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुड बी। PMC की MCQs है बेटा कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है क्या? फिक्स्ड ऑलवेज, हमेशा फिक्स रहेगा। बी ऑप्शन है नॉट फिक्स्ड ऑलवेज, हमेशा फिक्स नहीं रहेगा। सी ऑप्शन है एट रेस्ट, रेस्ट पर रहेगा। डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए फिक्स रहना, नहीं फिक्स रहना, रेस्ट की हालत में रहना, ये इनमें से तो कोई ऑप्शन नहीं होता। 8वीं MCQs है इफ़ द फोर्स इज डबल्ड बाय कीपिंग द मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट देन द एक्सेलरेशन विल बी। एक जिस्म के ऊपर अमल करने वाली फ़ोर्स को अगर डबल कर दिया जाए, अगर उसका मास कांस्टेंट हो, तो उसके ऊपर अमल करने वाला जो एक्सेलरेशन है वो बेटा क्या होगा? वो क्वाड्रपल्ड होगा, यानी कि 1/4 हो जाएगा। 3 टाइम्स, 3 गुना बढ़ जाएगा, हाफ हो जाएगा, या डबल हो जाएगा। तो बेटा मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मैंने पहले भी आपको 12 कहा है कि क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन देखें। सेकंड लॉ से F बराबर होता है ma के। मास कांस्टेंट है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी एक्सेलरेशन के। अब फोर्स को अगर डबल कर दिया है तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। मैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs उसके अंदर आपको ब्रीफली तौर पर समझा चुका हूँ कि रिलेशन बेस्ड फार्मूला के अंदर जो क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन बन सकते हैं उनकी बुनियादों पर कितनी तरह के MCQs बनते हैं। तो PMC के अंदर ये MCQs आ चुकी है। देखिए मैं 12 कहता रहा हूँ कि मैं आपको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करूँगा, तो आप हर फार्मूला के लिए अगर इसको आप अप्लाई करना सीखें तो मुझे नहीं लगता इंशाल्लाह कभी भी आपको ये टफ़ नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ से फोर्स अगर डबल कर दी है तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी, क्योंकि इनके दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा और ए ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास। 9th MCQs है न्यूटन्स थर्ड लॉ इज़ डिराइव्ड फ्राम। न्यूटन के थर्ड लॉ को कहाँ से डिराइव किया जा सकता है? PMC के MCQs है बेटा। फर्स्ट लॉ से, सेकंड लॉ से, बोथ, नन ऑफ दिस। न्यूटन थर्ड लॉ को कहाँ से डिराइव किया जा सकता है बेटा? ये हमने बताना है बेटा। थर्ड लॉ को हम कहीं से भी डिराइव नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। 10th MCQs है बेटा इफ़ द फोर्स इज डबल्ड बाय कीपिंग द मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट देन द ग्राफ बिटवीन एक्सेलरेशन एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज। अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर मास को कांस्टेंट कर दें तो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन बन जाता है। और इस डायरेक्ट रिलेशन के अंदर हमेशा याद रखिएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है पासिंग थ्रू द सेंटर। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मैं आपको अपने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंट्री टेस्ट MCQs के लेक्चर के अंदर समझा चुका हूँ। तो इसके अंदर ऑप्शन बेटा आपके पास होगा ए करेक्ट। 11th MCQs है बेटा इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन प्रोड्यूस 15 मीटर फी सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्सेलरेशन इन इट। इफ़ द फोर्स बिकम्स 20 न्यूटन देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दैट बॉडी विल बी। अगर जिस्म का मास कांस्टेंट कर दिया जाए
और एक 10 न्यूटन की फोर्स उसी जिस्म के अंदर 15 मीटर फी सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा कर दे। अगर इस फोर्स को 20 न्यूटन कर दिया जाए तो उसी ही जिस्म के अंदर कितना कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। पीएमसी के एमसीक्यूज है बेटा। तो बेटा मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर देखें एक एक्सेलरेशन की वैल्यू बता दी गई है और दो फोर्सेस की वैल्यूज़ बता दी गई हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान में रिलेशन क्या बनेगा। जब सेकंड लॉ को इस्तेमाल करते हैं F बराबर है ma, मास को कांस्टेंट कर देंगे तो फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्ट रिलेशन में जाएगी, पहली चीज़। अब इस तरह के रिलेशन के बाद अगर क्वांटिटीज़ के दरमियान में रिलेशन आपको मिल जाए और फिर आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पर देखें 3 गिवन है, एक अननोन कर दी है, तो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ कि आपने फार्मूला कैसे बनाना है। अगर क्वांटिटीज़ के दरमियान में सिंपली डायरेक्ट रिलेशन हो तो हम यहाँ से एक फार्मूला बनाते हैं y2 ओवर y1 इज इक्वल टू x2 ओवर x1 बेटा। अब यहाँ से हमने सेकंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है y2, तो x2 डिवाइडेड बाय x1 और y1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वैल्यूज़ को पुट करें। देखिए बाद के अंदर जो अमल करती है फोर्स वो है 20 न्यूटन की, जो कि x2 से ज़ाहिर की जाएगी। पहले जो फोर्स एक्ट कर रही होते हैं वो है 10 न्यूटन की, और पहली फोर्स के ऊपर जिस्म के अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होता है वो है 15 का। तो यहाँ से 10 को 22 और 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मीटर फी सेकंड स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो बेटा आपके सामने मैं एमसीक्यूज इसलिए रख रहा हूँ, ये डिफरेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आई हुई हैं और इनको आपको कराने का मकसद यही है कि जो लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उसी के अंदर वो सारी डिटेल मौजूद है। उन्हीं अंदाज़ को आप अपने सामने रखें, आपके जितनी भी एमसीक्यूज बनती हैं इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की वो आप इंशाल्लाह इजीली तौर पर कर लेंगे। 12th एमसीक्यूज है बेटा, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ। फोर्स के फिजिकल तौर पर इंडिपेंडेंट ये किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है बेटा? तो हमेशा याद रखिएगा बेटा, थर्ड लॉ का कॉन्सिक्वेंस होता है। ज़ाहिरी सी बात है, थर्ड लॉ के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हर अमल का एक रद्द-ए-अमल होता है। दोनों फोर्सेस हैं, तो एक फोर्स किसी एक बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी तो वहीं दूसरी फोर्स दूसरी बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है। तो बैक वक्त दोनों फोर्सेस का दो मुख्तलिफ अज्जाम के ऊपर एक्ट करना, तो फिजिकल इंडिपेंडेंस बन जाती है। ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 13 एमसीक्यूज है आपके पास बेटा। एन एस्ट्रोनॉट accidentally gets separated out of his small spaceship accelerating in the interstellar space at a constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? एक एस्ट्रोनॉट एक एक्सीडेंट के बाद ये अपनी स्पेसशिप से बाहर आ जाता है और इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर रहते हुए, यानी कि स्पेसशिप के अंदर रहते हुए जो उसके एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है वो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होती है। लेकिन जब एक्सीडेंट उसका हो जाता है और एक्सीडेंट के बाद ये बाहर किसी स्पेस के अंदर मौजूद है तो उस वक्त इसका एक्सेलरेशन बेटा क्या होगा? यहाँ पर बेटा गौर कीजिए, बैरूनी तौर पर तो कोई उसके करीब किसी किस्म का कोई स्टार मौजूद नहीं है, तो अगर स्टार मौजूद नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है तो किसी किस्म का उस एस्ट्रोनॉट को एक्सेलरेशन महसूस नहीं होगा। तो इसीलिए ये ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ स्पेसशिप के बाहर मौजूद होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है। 14 एमसीक्यूज, द रिलेशन एफ बराबर है एम ए कैन नॉट बी डिड्यूस्ड फ्राम सेकेंड लॉ। कि F बराबर है एम ए का सेकंड लॉ का ये जो रिलेशन है ये किस रिलेशन के लिए डिड्यूस नहीं किया जाएगा? फोर्स डिपेंड अपॉन टाइम, मोमेंटम डिपेंड अपॉन टाइम, ए डिपेंड अपॉन टाइम, मास डिपेंड अपॉन टाइम। बेटा ये रिलेशन उस वक्त वैलिड है जब जिस्म का मास टाइम के ऊपर डिपेंड न कर रहा हो, अदरवाइज़ ये फार्मूला फेलियर का शिकार हो जाता है जब जिस्म का मास टाइम के साथ साथ बदल रहा हो। तो सेकंड लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाते हुए ये बात बावर कराई थी, और उस वक्त जो सेकंड लॉ को डिफ़ाइन करते हैं जिस फॉर्म के अंदर वो एफ बराबर होता है डेल पी डिवाइडेड बाई डेल टी। उसकी वजह क्यों आई थी ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो यूएचएस की एमसीक्यूज़ है बेटा, ये जहन में रखिएगा।
देखिए मैं आपको लेक्चर के अंदर ही प्रोवाइड कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, तो इसीलिए फ़ोकस करें, ज़्यादा बेहतर अंदाज में पढ़ें। आप जितना ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार लेक्चर्स को सुनेंगे, तो इंशाल्लाह सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक न्यूटन लॉज से मुतालिक, फिर मोमेंटम के साथ साथ इम्पल्स की कुछ हमारे जो टर्म्स थी उनको हमने अंडरस्टैंड किया। ये मुख्तलिफ़ तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आने वाली आपकी MCQs थी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।